एक लड़का घर पर ब्लॉक से खेल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि खून से सने हुए ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह थी कि लड़का न तो डरा बल्कि उसने अनदेखा करने का नाटक किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद का छठा साल था। दुनिया का 99% हिस्सा ज़ॉम्बी के कब्जे में था। सिर्फ भाई बहन का ये गहरा जंगल वाला विला ही उनकी नजरों से बचा हुआ था। हर रात बाहर खड़े ज़ॉम्बी को देखकर भाई बहन को अब आदत हो चुकी थी, क्योंकि उनकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ शीशे की बनी थी और ज़ॉम्बी अंदर आ ही नहीं सकते थे। इस सर्वनाश की स्थिति में भाई ने भी बहुत पहले से ही सामान्य से अधिक मानसिक दृढ़ता और जीवित रहने की क्षमता विकसित कर ली थी। वो रोजाना घर के आसपास ऐसे ज़ॉम्बियों को पकड़ने के लिए जाल लगाता था जो अंदर घुसने की कोशिश करते थे। इस सर्वनाश के समय में ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक थे 1% बचे हुए लोग, क्योंकि इतने सारे सामान से भरे इस गहरे जंगल के विला पर कब्जा करने के लिए कई बचे हुए लोग जरूर आते। एक दिन एक छोटी कार जैक के घर के सामने आकर रुकी। जैक ने ये देखकर खिलौना बंदूक उठाई और उनके पास जाकर उन्हें चेतावनी दी कि वे विला पर बुरी नजर न डालें। लेकिन इस अनाड़ी छोटे लड़के को देखकर आदमी ने कोई खतरा महसूस नहीं किया। इसके बजाय उसने जैक के माता पिता के बारे में पूछा कि क्या वे घर पर है। ये सुनकर जैक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी आंखों से उस आदमी की हर हरकत को घूर कर देखता रहा। जब जैक ने बात नहीं की तो वो आदमी उदास होकर वहां से जाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़के के हाथ में साधारण खिलौना बंदूक नहीं थी, बल्कि एक अपग्रेड की गई बेहोश करने वाली बंदूक थी। जैसे ही ये गोली किसी इंसान के शरीर में घुसती है वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अगले दिन जैक हमेशा की तरह अपनी बहन के साथ बाहर खेल रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कल वाला आदमी फिर से आ जाएगा। इस बार वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आया था और उसका रवैया भी काफी सख्त हो गया था। उसने जैक की बहन को गोद में उठाया और उसके माता पिता के ठिकाने के बारे में पूछा, ये महसूस करते हुए कि ये लोग बुरी नियत से आए हैं। जैक ने झूठ कहा कि उसके माता पिता सामान ढूंढने शहर गए हैं, लेकिन उस आदमी को जैक की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कई दिनों से देखा था कि इस विला में सिर्फ यही भाई बहन रहते हैं। महिला ने कहा कि वे अच्छे लोग हैं और जैसे ही उसके माता पिता आएंगे वे यहाँ से चले जाएंगे। जैक जानता था कि वे दोनों इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसे उन दोनों को घर के अंदर बुलाना पड़ा। उन्हें अंदर बुलाने के बाद उन्होंने तो खुद को घर का सदस्य ही समझ लिया। अंदर आते ही वे हर जगह तलाशी लेने लगे। उन्हें ये देखकर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस सामान की कमी वाले सर्वनाश में इन दो बच्चों के घर में इतना सारा खाना मौजूद था। इसके बाद उन दोनों ने वही लंबे समय तक रहने का इरादा कर लिया और दूसरों के शक से बचने के लिए आदमी ने अपनी कार को भी छिपा दिया। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। जल्द ही रात हो गई और कपल ने भाई बहन के लिए खाना बनाया, लेकिन इस समय भाई बहन किसी भी हाल में खाने को छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं ये दोनों अजनबी उन्हें जहर न दे दे। महिला ने जैक से पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। जैक ने पलटकर छोटे कुत्ते को देखा और एक अजीब सी बात कही। रात के अंधेरे में जब सब शांत था, जैक ने अपनी बहन और कुत्ते को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया और दरवाजे को अच्छी तरह से ताला लगा दिया। वहीं कपल लिविंग रूम में जमीन पर सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा पास आ रहा है। जब महिला टॉयलेट जाने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि बाहर ज़ॉम्बी की भीड़ जमा हो गई है। ये जानते हुए कि विला में बुलेट प्रूफ शीशा लगा है जिससे ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकते, कपल ने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल गर्लफ्रेंड के पीछे से अचानक कुछ हलचल हुई। इससे आदमी डर के मारे भागने लगा और जल्दी से अपनी हैंडगन लेकर गर्लफ्रेंड की तरफ गया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर पड़ी है और उसमें कोई हलचल नहीं है। इस तरह वे दोनों इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। और जब अगले दिन का समय आया तो भाई बहन ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो और आराम से बाहर खेल रहे थे। लेकिन जल्दी ही विला पर फिर किसी की नजर पड़ गई। इस दिन एक इंडियन आदमी विला के पास आया। चूंकि वो पहले एक स्पेशल फोर्स का सैनिक रह चुका था, इसलिए उसने आसपास के सभी जालों को तुरंत पहचान लिया। जैसे ही वो धीरे धीरे विला के पास जा रहा था, उसने अचानक देखा कि एक छोटी लड़की उसके सामने खड़ी है। उसने लड़की से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन लड़की सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। जैसे ही वो सतर्कता से हटा, एक बेहोशी की सुई अचानक आकर लगी। जब तक वो कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। जब वो आदमी दोबारा उठा तो उसने देखा कि एक लड़का बेहोश करने वाली बंदूक लिए उसे निशाना बना रहा है। असल में ये ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद का छठा साल था और जैक को लगा कि ये आदमी जमीन हड़पने वाला बुरा आदमी है, इसलिए उसने उस पर गोली चला दी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो घर पर कब्जा करने नहीं आया है, वो बस अपनी बंदूक और चाकू वापस लेना चाहता है, जिसे जैक ने बेहोश करके ले लिया था। जब जैक को लगा कि ये आदमी बाकी लोगों से अलग है तो उसने उसे घर के अंदर बुला लिया। जब उसे पता चला कि वो आदमी खाना या दवाइयां भी नहीं चाहता तो जैक का शक धीरे धीरे दूर हो गया। जैक ने उसे तुरंत घर में बिजली पैदा करने का आदेश दिया। असल में इस जंगल के विला में ट्रेडमिल के जरिए बिजली पैदा की जाती थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक खिड़की के बाहर दिखाई दिया। वो आदमी ये देखकर बिना कुछ कहे बाहर भागा और बारबेल का इस्तेमाल करके उसे मार डाला। जैक ने उससे पूछा कि उसने ज़ॉम्बी को क्यों मारा, क्योंकि खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी और ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता था। भले ही डैन को अजीब तरह से डांट पड़ी, लेकिन उसने लड़के की नासमझी को देखते हुए वो ट्रेडमिल पर गया और बिजली पैदा करने लगा। डैन को पिछली रात भर ट्रेडमिल पर देखकर जैक ने दया दिखाते हुए उसे बाथरूम में नहाने के लिए कहा। बाद में डैन बाहर आया और आसपास घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीब से कमरे पर पड़ी। वो देखना चाहता था कि अंदर क्या है, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। जब रात गहरी हुई तो जैक अपनी बहन को लेकर सेफ हाउस में नहीं गया, बल्कि उसने खुद को हथकड़ी से पलंग पर बांध लिया। ये क्रिया डायरेक्टर द्वारा आगे की कहानी के लिए इशारा थी। अगली सुबह अंधेरा छंटा भी नहीं था कि डैन को बाहर कदमों की आवाज से नींद खुल गई। दरअसल जैक खिलौना बंदूक लेकर बाहर भाग रहा था। उत्सुकतावश डैन भी धीरे धीरे उसके पीछे गया। जब उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया है तो डैन बिना सोचे समझे जैक की मदद करने के लिए उसे मारने वाला था, लेकिन जैक ने बंदूक दिखाकर उसे रोक दिया। इसी वजह से डैन को कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने तुरंत कल वाले छोटे कमरे का दरवाजा खोल दिया। वहाँ उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान भरे हुए थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ॉम्बी को रखने की जगह हो। डैन कुछ समझ पाता तभी अचानक एक इंजन की आवाज आई। दरअसल कुछ और लोगों की नजर इस विला पर पड़ गई थी। अच्छी बात यह थी कि वो अकेला था। वो अपने हथियार लेकर हर तरफ देखने लगा।
इस दौरान बाहर बर्फ के ढेर में दबा हुआ जैक चुपचाप देख रहा था। जब उसने दूसरी मंजिल से अपनी बहन को हाथ हिलाते देखा तो जैक का दिल बैठ गया। वो आदमी उसे देखने ही वाला था कि तभी डैन ने सही समय पर लड़की को खींच लिया। अगले दिन सुबह ही वहाँ से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन जाते समय उसे भाई बहन को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। उसने भाई बहन को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जैक राजी नहीं हुआ, जैसे उसके मन में कोई गहरी बात हो। उन दोनों के बात करते समय अचानक बहन की चीखने की आवाज आई। दरअसल बहन को अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया था, लेकिन वे लोग संख्या में ज्यादा थे और डैन उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वे बुरी तरह से हारने ही वाले थे कि तभी पास से कुछ गोलियों की आवाज आई और तीनों अपहरणकर्ता तुरंत मारे गए। असल में जैक की हत्यारा माँ वापस आ गई थी। हालांकि अपहरणकर्ताओं को खत्म कर दिया गया था, लेकिन डैन को भी एक गोली लग गई थी। अगले ही पल डैन जमीन पर गिर गया। सबको लगा कि डैन इस दुनिया से चला गया है, लेकिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी वो अचानक उठ गया। और इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि उसके सीने का गोली का घाव अजीब तरह से ठीक हो गया था। डैन को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब तक कि जैक की माँ ने उसे नहीं बताया कि इस दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित लोग दो तरह के होते हैं, एक बिना बुद्धि वाले ज़ॉम्बी और दूसरे ठीक होने की क्षमता वाले विशेष संक्रमित। चूंकि डैन में घाव ठीक होने के लक्षण दिखाई दिए, इसलिए वो निश्चित रूप से वो विशेष संक्रमित था। विशेष संक्रमित लोग हर कुछ समय बाद बदलते हैं, जैसे बिना बुद्धि वाले ज़ॉम्बी, लेकिन इसका समय निश्चित नहीं होता। असल में जैक की माँ को ये सब इसलिए पता था क्योंकि उसका बेटा जैक भी विशेष संक्रमित था। यही वजह थी कि पहले उनके घर पर कब्जा करने आए कपल की मौत हुई थी और जैक खुद को अक्सर हथकड़ी से बांध लेता था। लीसा को दो बच्चों के साथ देखकर डैन ने वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया, लेकिन इसी दिन जब वे बाहर खेल रहे थे तो कुत्ता अचानक जैक पर जोर से भौंकने लगा। स्पष्ट रूप से इसका मतलब था कि जैक जल्द ही बदलने वाला था। परिवार की सुरक्षा के लिए लीसा को मजबूरी में जैक को कुछ देर के लिए छोटे अंधेरे कमरे में बंद करना पड़ा। काफी देर तक बेटा उस छोटे अंधेरे कमरे में संघर्ष करता रहा। कोई रास्ता न देखकर डैन और लीसा ने बारी बारी से उसकी पहरेदारी की। उन्हें लगा था कि बेटे को कुछ दिनों के लिए बंद करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी छोटी बेटी खेलते समय गलती से गिर गई। चूंकि लड़की को जम से दिल की बीमारी थी और इस ज़ॉम्बी वायरस से भरी दुनिया में लड़की को बचाने का एकमात्र तरीका ये था कि उसे विशेष संक्रमित बना दिया जाए, जिससे उसे ठीक होने की शक्ति मिल जाती। लेकिन विशेष संक्रमित बनने की संभावना बहुत कम थी। जब लीसा ने ऐसा करने से लगातार मना कर दिया तो डैन के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा। वो बस चुपचाप लड़की के इस दुनिया से जाने का इंतजार कर सकता था। जैक के बदलने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद डैन ने भी अब वहाँ नहीं रुकने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे उत्तर दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाना था। जब लीसा ने देखा कि डैन जाने पर अड़ा हुआ है तो उसने उसे और नहीं रोका। इस तरह विला में सिर्फ लीसा और उसका बेटा रह गए। उन्हें पता नहीं था कि डैन जल्द ही वापस आएगा, क्योंकि उसी रात जब वो जंगल में आराम कर रहा था तो अचानक भारी संख्या में ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे तुरंत विला की तरफ वापस भागना पड़ा, लेकिन वापस आते ही उसने देखा कि कुछ लोगों ने विला को घेर रखा है। जाहिर है ये लोग बुरी नियत से आए थे। लीसा को बचाने के लिए रिटायर्ड स्पेशल फोर्स के सिपाही डैन ने तुरंत इलाके का जायजा लिया, फिर अपनी जंग लगी हुई मिलिट्री चाकू निकाली और धीरे धीरे विला के अंदर घुसना शुरू किया। जब मुख्य गुंडे को पता चला तब तक डैन उसके सामने पहुंच चुका था। खतरे के समय डैन ने जैक को एक इशारा किया और बिना किसी झिझक के अपना गला काट लिया। जब सभी लोग हैरान थे तभी एक अजीब चीज हुई। डैन का घाव तेजी से ठीक होने लगा और वो उठकर विशेष संक्रमित बन गया। उसने तुरंत उन लोगों को मार डाला। सुरक्षित रहने के लिए लीसा अपने बेटे को लेकर जल्दी से सेफ हाउस में छिप गई। जब डैन को दोबारा होश आया तब तक एक हफ्ता बीत चुका था। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थी, लेकिन विला में लीसा और जैक गायब थे। दरअसल वे दोनों पहले ही इस खतरनाक विला को छोड़कर उत्तर दिशा में अगले सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल चुके थे। और कहानी के अंत में डैन भी अकेले उत्तर की यात्रा पर निकल पड़ा और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। फिल्म यही खत्म हो जाती है।